बार बार झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोला जाए, सामने में सोचते शायद यही सत्य है। मैं कई बार छोटी सी कहानी सुना के आपको विषय स्पष्ट करूँगा, मैं करता ही हूँ कहानियाँ, पहले मैंने कई बार सुनाई। एक बार हमारा किसान भाई एक गांव से अपनी गाय, दुधारू गाय अच्छी वो लेके चला, अपने दूसरे गांव में लेके जा रहा था। जितना था रास्ते में तो 4 ठग मिल गए, मिले नहीं, एक कोने में 4 ठगों ने देखा कि ये किसान गाय लेके आ रहा है, इसकी गाय को ठगना है, कैसे ठगा जाए। उन्होंने योजना बना करके थोड़ी दूर बाद एक ठग 4 अलग अलग दूरी पर खड़े हो गए। एक ठग मिला चौधरी साहब, वो क्या कहता है, चौधरी साहब सवेरे सवेरे ये गद्दी कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कहे तो मैं भी गाय लेके जा रहा हूँ, ये गद्दी कह रहा है। उन्होंने गालियां दी इस ठग को, तो शर्म नहीं आती मेरे गाय को गद्दी कहते हुए? मेरी गाय है, सुंदर गाय है, मैं इसकी पूजा करता हूँ, ये मेरी माता के समान है, इसके थन दूध सब बताया उसने, 2 सींग है, सुंदर है। फिर गांठ को कुछ समझा, और 200-300 मीटर के बाद दूसरा ठग मिला। उसने कहा चौधरी साहब आज सवेरे सवेरे गद्दी कहाँ लेके जा रहे हो? उसने वही कह दिया, उसको भी डांट दिया, शर्म नहीं आती। एक बार भाई मिला तो वो भी यही कह रहा था, मेरी सुंदर गाय है, इतना दूध देती है, जो कुछ है वही कह दिया उसने, उसको भी बुला दिया। और 200 मीटर के बाद तीसरा ठग मिला। चौधरी साहब आज सवेरे सवेरे गाय कहाँ लेके जा रहे हो? आज सवेरे सवेरे गद्दी कहाँ लेके जा रहे हैं? अब इसके मन में शंका होनी शुरू हो गई कि तीसरा भी मिल रहा है जो मेरी गाय नहीं, तो वो गद्दी बता रहा है। उसने फिर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, मुड़ के देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कर जैसे से उसको भरा दिया उसने। अब और चौथा ठग 300 मीटर आगे खड़ा था, उसने भी यही बात बता दी कि चौधरी साहब आज सवेरे सवेरे ये सुंदर गद्दी कहाँ लेके जा रहे हैं? अब इसको दिमाग में कुछ ना कुछ विश्वास होना शुरू हो गया, इसको भाई मैं ही गलती हूँ, मैं तो समझ था गाय है, तो गद्दी है। उसने उठाया, रास्ता छोड़ दिया, चल, और उस गाय को भगा दिया, और जाके ठगों ने इकट्ठे उस गाय को पकड़ लिया। देखे तो बार बार झूठ का असर जैसे होता है, कुछ लोगों पर ये होने लग गया था, लेकिन लगभग 2 महीने पहले उन लोगों को फिर समझ में आना शुरू हुआ। क्या समझ में आना शुरू हुआ कि जब 2 आदमी मुकाबले में खड़े हों, आमने सामने मुकाबला करना है, और मुकाबले से पहले ही कोई एक आदमी एक तरफ हाथ बढ़ा के कहे कि भाई लड़ाई में, इस प्रतियोगिता में, इस मलयुद्ध में मेरी जरा मदद कर देना, मेरी मदद कर देना। जिस आदमी के दिमाग में मदद लेने की बात आ गई, इसका मतलब उसके मन में क्या, उसके मन में क्या आ गया? बोलो जोर से, कमजोरी आ गई, उसके मन में शंका पैदा हो गई, उसका रास्ता हार की तरफ उसी समय बढ़ गया। क्योंकि अगर उसके मन में विश्वास होता है मैं जीतूंगा, तो दूसरे सहारा क्यों मांगेगा? इन्होंने 2 महीने पहले कहा आओ हमारे से गठबंधन करो, आओ हमारे से गठबंधन करो, आओ हमारे से गठबंधन कर लो। ये अलग बात है, कोई पार्टी आई नहीं जो इनके साथ हाथ आगे बढ़ाए। आया कोई? आया कोई? नहीं आया, क्योंकि सामने वालों ने सोच लिया कि डूबे जब अकेले डूबेंगे, इनके साथ क्यों डूब रहे हैं? और कांग्रेस वालों ने क्या सोचा, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। इनके साथ डूबने के लिए तैयार कोई नहीं है। इसलिए तो इनकी हार उसी दिन से शुरू हो गई। और जब अगला बिंदु आया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया, हम जीतेंगे, हमारे मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी होंगे, और निश्चित रूप से उनके मंत्री चुनाव ये अपना नाम तो नहीं मुख्यमंत्री का घोषित कर पाए, इसलिए ये नाम घोषित करेंगे तो ये दिमाग पहले ही निकल जाएगा। ये टुकड़े इधर के उधर कहते हैं, टुकड़े हुए 1000 कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, क्योंकि घर में द्वंद्व है। पहले तो ये कहते थे ये घर से बापू बेटा मिलकर पार्टी चला रहे हैं, वो स्थिति में नहीं है।
अंतर की बात तो ये है, अब बापू जब चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, बेटा चाहता है मैं बनूं, ये घर में लड़ाई शुरू हो गई है। और इन्होंने इससे भी सीमाएं पार कर दी। ये अपने घर से बाहर किसी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हीं की पार्टी में एक अनुसूचित जाति से जुड़ी एक बहन है, इनकी बड़ी नेता है, उसने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। अब कोई भी कह सकता है, उसको क्या लोग करता है, और लोग हैं कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसका इतना कहना था। और ये कांग्रेसी मित्रों के इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो नजदीकी लोग हैं, उन्होंने उस बहन को जातिवाचक शब्दों से पुकारना शुरू कर दिया, जो कि कानून अपराध है। बहुत पीड़ा हुई समाज को, अनुसूचित समाज को, और उस पीड़ा के कारण से जो अनुसूचित जाति का समाज लोकसभा में उनसे बड़ा दूर हो गया था, वो वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया। क्योंकि उसी जाति के एक अपने बड़े नेता जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, उसकी पिटाई तक कर दी थी, मालूम है ना, चोट मारी, अस्पताल में भर्ती हुए। मैं स्वयं देखने मिलने गया था उनको जब वो मुख्यमंत्री था, और वो भी जब सब तरफ देखा कि मुझे सुकून सुरक्षा अगर कहीं मिल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, वो शख्स भारतीय जनता पार्टी में। कौन है नाम, कौन है नाम? हम इनको सबके एक नेताओं को कहते हैं, वहां कोई दाल बनने वाली नहीं है। जिसको राजनीतिक सुरक्षा चाहिए, जिसको सुकून चाहिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हुए। बहुत लोग आ रहे हैं। इन्होंने टिकटों का वितरण भी आखिर तक इसलिए नहीं कर पाए, झगड़े बंद। यानी 12 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन हो और 11 तारीख को रात के 10 बजे 11 बजे तक टिकट अनाउंस कर रहे हैं, और 9 टिकट 12 तारीख को दोबारा होगी, ताकि दूसरे किसी को मौका ना मिले अपनी बात कहने का। अभी रोक गए, उस समय बात कहने से नहीं की होगी, लेकिन अंदर अंदर वो सारे मित्र हमारे साथ आके लगे हुए, सब हमारे साथ आके लगे हुए। तो मित्रों, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। अभी तक जो बातें नहीं हो, मैंने अपने मन में जो विचार है आपके सामने कर दिया। एक विषय ऐसा है जो मेरे मन के विचार का भले नहीं है, तथ्य है, वो इतिहास है। उस इतिहास पर आप गौर करोगे तो आपको ध्यान में आएगा, हरियाणा का 58 साल का इतिहास, इसमें 2 साल छोड़ दिए जाए, 56 साल ऐसे रहे हैं कि जिस पार्टी की सरकार सेंटर में होती है, उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है, उसी पार्टी। अब आप याद करिए, 2004 में अटल बिहारी जी के बाद सेंटर में किसकी सरकार बनी थी, बताइए? पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। हरियाणा में किसकी बनी? कांग्रेस। 2009 में सेंटर में किसकी बनी? हरियाणा में किसकी बनी? और 2014 में सेंटर में किसकी बनी? बीजेपी। हरियाणा में किसकी बनी? 19 में सेंटर में किसकी बनी? हरियाणा में किसकी बनी? और 24 में सेंटर में किसकी बनी? हरियाणा में। ये तो ऐतिहासिक बात है ना, ऐतिहासिक बात बता रहा हूं। लोग कैसे सोचते हैं, हमारे हरियाणा के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत सूझबूझ वाले सारे लोग। आज भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार 11वें साल में काम कर रही है। 3 बार सरकार लगातार सेंटर में बन चुकी है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो केंद्र की योजनाओं को अपने यहाँ लागू नहीं करते। केंद्र की बातें मुकेश जी बहुत कह रहे हैं, केंद्र से ये होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत कुछ करते हैं मोदी जी, लेकिन उन प्रदेशों में भय के कारण से अपने योजना लागू नहीं करते। चाहे पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो और आपका वेस्ट बंगाल हो, ये क्यों नहीं लागू करते? क्योंकि जो योजना ये भेजेंगे, लाभ किसको होगा? जनता को। और श्रेय किसको मिलेगा? मोदी जी को। इनको भय लगता है।
और जो भय के कारण से योजनाएं जो लागू नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? जनता को। जनता को पता है कि सेंटर की योजनाओं का लाभ स्टेट में तब मिलेगा जब डबल इंजन की सरकार होगी। क्या हरियाणा की जनता चाहेगी कि हमारा नुकसान हो? हरियाणा की जनता नहीं चाहेगी ना। तो हरियाणा की जनता किसकी सरकार बनाएगी? किसकी सरकार बनाएगी? अब ये आपको तर्क बता रहा हूं और यही तर्क आपने अपने सब विधानसभाओं में भेजना है, क्योंकि हमने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बना ली, वो भी अपना रिकॉर्ड था। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी, ये भी रिकॉर्ड बनेगा। हरियाणा में अगर तीसरी बार सरकार बनती है और हम मानो गुरुग्राम में, वैसे मैं काल्पनिक बात कह रहा हूँ, बात में सत्यता नहीं होगी जो मैं कह रहा हूँ। काल्पनिक ये है कि अगर यहाँ अपना विधायक न बना पाए तो किसी के चेहरे पर खुशी आएगी? नहीं आएगी। अपने ही खुशी प्राप्त करने के लिए, लोगों को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, अपना सीना चौड़ा करने के लिए, माथा ऊंचा करने के लिए हमको गुरुग्राम से भी अपना ही विधायक चुनना होगा, तभी हमको आनंद आएगा। अब इसमें कहीं कहीं दुविधाएं खड़ी होती है। दुविधाएं क्या खड़ी होती है? दुर्भाग्यपूर्ण दुविधाएं हैं। हमारे यहाँ राजनीति में जातियां घुस गई। अब ये जातियां घुसी हैं, उसके कारण से शोर बजना शुरू होता है। या इस जाति का कैंडिडेट, वहां उस जाति का कैंडिडेट, या इस जाति का कैंडिडेट। मेरा कहना है गुरुग्राम की जनता, अब ये कोई 19वीं सदी की जनता नहीं है, ये 21वीं सदी में बैठी है। और 21वीं सदी का व्यक्ति अब ये सोचता है लोकतंत्र में, इस लोकतांत्रिक उत्सव में क्या ठीक है क्या गलत है। जो ठीक है उसके पीछे चलेंगे, गलत के पीछे नहीं करेंगे। ये सोच वाली बननी चाहिए। मैं गुरुग्राम की जनता की कोशिश उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, हम दुनिया के लोगों के संपर्क में बहुत ज्यादा है। ये गुरुग्राम ऐसा नगर है कि जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छाप सबसे पहले पड़ती है। 400 फॉर्च्यून कंपनी में से लगभग 300 फॉर्च्यून कंपनी, 500 में से 300 फॉर्च्यून कंपनी जो विदेश की कंपनियां हैं, उनके ऑफिस गुरुग्राम में है। वो सब देखते हैं और फिर हम तो सब कुछ साथ लेके चलते हैं, कोई जाता नहीं। मैंने एक नारा लगाया था, हाँ ठीक पीछे बोले, 2014 में चुनाव लड़ा था मैं करनाल से, तो मैंने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, यानी फिर आप हरियाणा को एक मान के चलते हैं। मैं तो अपने पंजाबी समाज को भी कहता हूँ कि केवल पंजाबी समाज मत कहो, हम हरियाणवी पंजाबी हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हरियाणा के साथ ही अपने आप को जोड़ते हैं। 1966 से पहले सभी पंजाबी हैं, पंजाब के पंजाबी, क्योंकि पंजाब है और ये पंजाब के पंजाबी इस इलाके में जो आए, ये जो पश्चिमी पंजाब से आए थे, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, कुछ लोगों ने पाकिस्तानी कहना शुरू किया। हमने सरफ नकारा कि पाकिस्तान को हमारे वहां से छोड़ने के बाद बना है। हम उस पाकिस्तान में कभी नहीं रहे जो आज पाकिस्तान है। हम पंजाब में थे, पश्चिमी पंजाब में थे। पश्चिमी पंजाब के लोग यहाँ आए, अपनी पंजाबी हैसियत को लेके आए। यहाँ भी पंजाब था, शासन में बंटवारा हुआ, हम हरियाणा बन गए, तो हम हरियाणवी पंजाबी हो गए, पंजाब के पंजाबी नहीं है। क्योंकि हरियाणवी पंजाबी और पंजाब के पंजाबी का फर्क क्या है? आज भी हरियाणा और वर्तमान पंजाब आपस में टकराव होता है। हमको भी हरियाणवी के साथ, हरियाणा के समाज का मिलकर करना है। हम अपने आप को अलग भी करेंगे नहीं। इस हरियाणा के उत्थान को अपना उत्थान मानेंगे, अपने कल्चर, भाषा, संस्कृति को जाकर रखेंगे। लेकिन आखिर तो हम प्रदेश के नाते एक प्रदेश के लोग, और फिर इस कांग्रेस ने
किस प्रकार के जिन्होंने हरकतें जो की है, इस समाज को जो मेरे सामने बैठा है, पुरुषार्थी समाज है, इस समाज ने अपने पैरों पर खड़े होकर के न केवल अपने आप को बढ़ाया है, इस प्रदेश और देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, पुरुषार्थी समाज है। जब से आप हरियाणा के समाज के लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा, इन्होंने मुझे निशाना बना करके इस समाज को गालियां दी क्या नहीं? उन्होंने कहा कि जहां से आए हम बंद कर देंगे। ये इनके कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के नेता किस मुंह से हमारे बात करेंगे? हम समाज के नाते एक हैं, लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं के हम घोर विरोधी हैं जिन्होंने समाज को अपमानित किया, पीड़ित किया। मुख्यमंत्री के दायित्व के नाते संवैधानिक मर्यादाएं जिससे बंधा हुआ था, आज में बंधा हुआ नहीं है, आज में बंधा हुआ नहीं मित्रों। उनका हम जेल में वापस डाल देंगे। हम क्योंकि किसी को अपमानित नहीं करते हैं, लेकिन सिंगल वो लीडर जिसने इस प्रकार की भाषा बोली है उसको दिल में उतार के काम हम करेंगे। और कांग्रेस का विरोध ये हमारे मुख्य लक्ष्य है। कांग्रेस का विरोध भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये विषय सामने रखना है। मैं कहता हूं प्रत्याशियों के ऊपर उठ करके, क्योंकि तरह तरह की भाषा या आप लोगों को बताई जाएगी। कोई किसी की जाति का हवाला लेगा, कोई किसी के कामों का हवाला देगा, कोई कुछ हवाला देगा, लेकिन एक ही बात है, हम विचारधारा के लड़ाई से बंधे हुए हैं। हम भूले नहीं हैं अपने देशभक्ति को, देश प्रेम को। हमारे देशभक्ति और देश प्रेम के कारण से पश्चिम पंजाब से लोग आए, लाखों शहादतें हुई, लाखों शहादतें। उन शहादतों का स्मारक बनाने के लिए पंचनद स्मारक समिति जो बनाई गई, उसको हमने जमीन दी बना पीपली में, कि वहां एक बड़ा पंचनद स्मारक समिति की स्मारक में ऐसे वाले शहीद बंधु हुए। अब लाखों की संख्या गिनती, कोई 3 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 8 लाख का, लेकिन क्या उन शहीदों को भूल जाएंगे? तो देश के प्रति जीना, देश के प्रति करना, ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। देश हमारे पहले हम सब बात है। तो इस नाते से मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारी है, ये मां है, भारतीय जनता पार्टी हमारी है। और भारतीय जनता पार्टी के निशान को लेकर जो आएगा वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। जिसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं है, कुछ भी आके बोले, कुछ भी बताए, किसी पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज मैं पुनः इसी विश्वास को लेकर के आपके बीच में आया हूं। काम नहीं गिराए जा सकते हैं। 10 साल में उन्होंने काम किए, गुरुग्राम के निवासी जानते हैं। मैं स्वयं भूतभोगी हूँ। जब हम दिल्ली से चलते थे, कहाँ से जाम लगने शुरू होते थे? सबसे पहले तो टॉल सरवोल कौन सा था? सरवोल टॉल, वहां जाम, फिर उद्योग नगरी के मोड़ पर जाम, फिर आपके इको चौक पर जाम, फिर आपका सिग्नेचर टावर पर जाम, आपका हीरो होंडा पर जाम, उससे पहले सोना टीका हो राजीव चौक पर जाम। यानी सारे जाम को पार करने में 2 घंटे लगते थे। और आज एक बार आप दिल्ली की बाउंड्री से पार कर लो, दिल्ली में आज भी जाम है। आप पूरे दिल्ली जब तक हरियाणा नहीं आता, एमबीएस मॉल जब तक नहीं आता, तो जाम ही जाम है। उसके बाद निकलते हैं कि आपको जब तक हीरोंडा को चौक पार करने तक, आगे तक केएमपी तक कहीं को जाम मिलता है। एक टॉल का विषय है, उस टॉल के विषय को भी बहुत जल्दी समझो क्लियर होकर के आपको बिल्कुल हैसल फ्री करके आपका द्वार हजारों करोड़ रुपए की लागत से कई बार नितिन गडकरी का मजाक करते हैं कि मनोहर लाल ने कह दिया छोटा सा टुकड़ा है, मैंने हाँ कर दी, और जब हाँ करके इंजीनियर ने कहा कि बनेगा तो कितना लागत आएगी,
जी कोलकाता में 7,000 करोड़ का लगाता है, लेकिन छोटा सा टुकड़ा 7,000 करोड़, लेकिन उस सड़क को हम कभी निकले उस द्वारका एक्सप्रेस से, कौन कौन निकला साथ में? सब लोग निकले। आनंद आता कि नहीं आता? सत्य ऐसा लगता है विदेश की मकमल सत्यों को करना, दुबई की फीलिंग आती है। थोड़े से रुक जाओ, दुबई वाले कहेंगे गुरुग्राम की फीलिंग आती है। गुरुग्राम इस देश का आइकन सिटी बन गया है। छोटी मोटी कठिनाइयां हैं,